हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, सॉरी। और आप सभी तो आ गए होंगे, तो सबका बहुत मोस्ट वेलकम है। और जो नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे आई थिंक। टेक्निकल इश्यूज देखिए हमेशा कुछ ना कुछ लगे हुए रहते हैं। कल भी हमारी क्लासेस जो है नहीं कंप्लीट हो पाई, बीच में ही क्लास हमारी कट ऑफ हो गई थी बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू। जो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ बीच बीच में थोड़ा मौसम ख़राब हो जाता है, वेदर कंडीशन इज़ नॉट गुड हियर, सो दैट वी आर फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज एंड वाईफाई इश्यूज। दैट्स वाई वी कांट एबल टू कनेक्ट समटाइम्स। तो हम कनेक्ट कई बार नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और आई एम सोनाली, योर ईवीएस टीचर। तो आज मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ चुकी हूँ। और जो जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर शो कर दें। और बहुत मेहनत होती है हमारे, एक दिन की क्लास भी अगर मिस होती है तो जैसे आप फील करते हैं कि ओहो मेरा तो आज का दिन ख़राब हो गया, कि भाई मैंने अपना सब काम निपटा के मैं बैठी थी या बैठा था पढ़ने के लिए और क्लासेस पूरी नहीं चल पाई। तो ये थोड़ा फीलिंग होता है। बट क्या होता है कि हमें भी उसी तरह की फीलिंग होती है, जैसे आप बैठते हैं सारे काम अपने छोड़ करके, उसी तरह से हम भी बैठते हैं कि हाँ आज हमने ये पढ़ाना है, और फिर थोड़ा मिस हो जाता है क्लास तो दुख लगता है। शाहीन जी हेलो, आशुतोष जी गुड इवनिंग। और जो भी और मेंबर्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो थम्स अप प्लीज़ ज़रूर शो करेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा पहचानना भी चाह रही हूँ कि कौन कौन हमारे साथ रेगुलर स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जो सचमुच अटेंड कर रहे हैं, अच्छा लगता है, और क्या पढ़ रहे हैं, वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपकी मदद किस तरह से करेंगे, हम आपको कैसे पढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपसे हम हमेशा पूछते रहते हैं कि प्लीज़ आप ज़रूर बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको अगर ईवीएस में ही कोई भी टॉपिक का आपको लग रहा है कि पहले अगर हम वीडियो बना दें, आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं उसमें, तो वो भी आप बता सकते हैं। हम जो अपना क्लासेस है उसको थोड़ा सा शेड्यूल कर सकते हैं अपने हिसाब से कि भाई हम टॉपिक्स आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो वो भी आप मुझे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो फिलअप फॉर्म का एजुकेशनल वेबसाइट है उसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट पोस्ट जो हमारे लिए खाली होते हैं उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं उससे रिलेटेड, इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। क्योंकि ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है। देखिए बहुत कम लोग एजुकेशनल वेबसाइट को कम देखते हैं, लोग ज़्यादातर एंटरटेनमेंट वाले को देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन एजुकेशनल को मतलब चुनिंदा लोग होते हैं जो देखते हैं। उन चुनिंदा लोगों में से आप हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो जो इस फील्ड से जुड़े हैं वो इस तरह के चैनल्स की, एजुकेशनल चैनल्स की वो इम्पोर्टेंस को समझते हैं। वो एक टीचर की रेस्पेक्ट को भी समझते हैं, क्योंकि आप लोग खुद एक टीचर हैं। आगे भविष्य में आप टीचर बनने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। टीचर का जो एक प्रोफेशन है वो बहुत ही मतलब प्राउड करने वाला प्रोफेशन है, क्योंकि हम एक ऐसे जनरेशन को शिक्षा देते हैं जो आगे भविष्य में आने वाली है। और ये उन 10-15 सालों के लिए हम बेस तैयार कर देते हैं जो हम पढ़ाते हैं। तो एक हम भी जो बोलना चाहिए कि एक भविष्य निर्माता के रूप में हम काम करते हैं, है ना। तो हमारा भी बहुत बड़ा एक ड्यूटी है, बहुत बड़ा हमारे ऊपर दायित्व होता है कि हम अपने काम को बहुत अच्छे से करें। तो यही है कि एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं और हमें अपने प्रोफेशन पे प्राउड भी करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीटेट और एचटेट की जो तैयारी हो रही है हमारी, उसके लिए हमारी जो ये टीम है ये आपके लिए लगी हुई है। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। गुड इवनिंग अवनी जी। आप लोग जो मैसेज करते हैं वो मुझे थोड़े देर से मिलता है। एक्चुअली जैसे मैं यहाँ पे अभी लाइव आप लोग को प्रेजेंट कर रही हूँ क्लासेस, तो थोड़े 2 या 3 मिनट का डिफरेंस होता है, फिर मेरी वीडियो आप लोग तक पहुंचती है। फिर आप मुझे रिप्लाई करते हैं तो वो रिप्लाई मुझे लेट से पहुंचता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपने जो कोई भी क्वेश्चन पूछा है या कुछ कहा है उसका रिप्लाई आप लोगों को थोड़े देर से मिलता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये एकदम तुरंत तुरंत ये नहीं होता है, इसमें 1-2 मिनट का अंतर होता है कि जो मैं आपको यहाँ से कह रही हूँ वो आप तक भी 1 मिनट या 2 मिनट लेट पहुँचता है, फिर आप मुझे जो सेंड करते हैं वो भी मुझे तुरंत नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमारी टीम है। वर्षा मैडम सोशल स्टडीज़ के लिए 9 AM पे आती हैं,
चंद्रशेखर सर मैथ्स के लिए 10 AM पे आते हैं। सुखवंती मैम इंग्लिश के लिए 1 PM पर। CDP के लिए 3 PM पे आती हैं रितु मैम। आरती मैम हिंदी के लिए 10 o'clock पे और 6 o'clock पे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आई एम सोनाली योर EVS टीचर। ठीक है, तो आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। बहुत अच्छा रहेगा कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। आज हमारा MCQ पार्ट 2 है जो कल कंटिन्यू हम नहीं कर पाए थे ड्यू टू नेटवर्क इशू। मैं कंटिन्यू आप लोग की क्लास नहीं कर पाई थी। सीटेट की जो तैयारी हो रही है हमारी पेपर 1 और 2 के लिए है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका कोई इसमें पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि आपका कोई भी इसमें खर्चा नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस हो रही हैं, वो भी घर बैठे। इससे अच्छा और क्या है, आपकी सारी क्लासेस हो जा रही हैं, आप घर बैठे हैं। और सबसे अच्छी देखिए बात ये होती है कि ये जो लाइव हम सेशन करते हैं, ये सेशन अगर आप किसी कारण से अटेंड नहीं कर पाते हैं तो ये आपको फिर वीडियो के तरह से कन्वर्ट होके भी मिल जाता है, तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं। तो फिलअप फॉर्म को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको लाइव वीडियोस दिखाई देगा और जो भी चल रहे हैं वो भी तुरंत दिखाई दे जाएगा। आप प्लेलिस्ट करेंगे तो मेरी प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे तो आपको EVS की पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसमें आप मेरे सारे वीडियोस एक ही जगह पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 30 वीडियोस मेरे आ चुके हैं अभी तक, तो वो आप उसमें चेक कर सकते हैं और आराम से उसको देखिए एक एक करके। जो पुराने वीडियोस आप लोग नहीं देख पाए हैं तो आप लोग ज़रूर देखिए। प्रियंका जी, यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट, क्योंकि आप रेगुलर हैं, तो बहुत बहुत गुड इवनिंग और इसी तरह जुड़े रहिए। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को मैंने मैसेज भी कर दिया था, सम नेटवर्क इशू आई कांट एबल टू टेक योर क्लासेस। सो आज हमारा सब कुछ ओके है तो हम क्लासेस ले पा रहे हैं। मुझे एक ये भी टास्क होता है कि हम कभी कभी चाहत के भी क्लासेस नहीं ले पाते हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस करवाए थे बट फिर बफरिंग शो होने लगी थी तो आप लोग देख नहीं पाए थे, तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। 15 क्वेश्चन से हम कर रहे थे, 14 तक हमारा फर्स्ट पार्ट में हो चुका है। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें 15 to 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारा हो चुका था, फास्टली इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्ड्स, ये बर्ड के लिए ये स्टेटमेंट है। सेलेक्ट द वन विच इज़ इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है वो एक सेलेक्ट आपको करना है। तो इसका आंसर था सेकंड वन, क्योंकि जो सेकंड वन है उसमें आपका लिखा हुआ है कि बर्ड है हैवी बोन। बर्ड के कभी भी हैवी बोन नहीं होते हैं, बर्ड के हमेशा हॉलो बोन्स होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बर्ड हैव हैवी बोन्स स्केलेटन, जो उनकी हड्डियां होती है वो भारी। तो थोड़ा शॉर्ट में हम ये वाला कर लेते हैं क्योंकि कई लोगों ने अटेंड नहीं किया होगा तो उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को कल पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड मेक इट्स नेस्ट इन द होल ऑफ ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक के होल में ये अपना घर बनाती हैं। तो इसका आंसर है कॉपर स्मिथ, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं बसंत गौरी, ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। इसके अलावा एक बर्ड और होती है जिसको वुड पैकर इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में कटफोड़वा कहा जाता है। वो भी अपना घोंसला जो है वो पेड़ के तने में बनाती है, क्योंकि इनकी जो चोंच होती है ये काफ़ी क्या होती है, मजबूत होती है और लकड़ी के एक मोटे तने को छेद कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कल हो पाया था। अब हम आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रियंका जी फ्रिक्वेंटली आंसर भी कर रही हैं। नाइस प्रियंका, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हमारी क्लास होपफुली अच्छी रहेगी और पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारे 17 क्वेश्चन जो कल नहीं हो पाया था यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैज़ अ फीट फॉर कैचिंग द प्रे, कौन सी ऐसी बर्ड होती है जिसको शिकार करने के लिए अपने पैरों को यूज़ करना होता है। अब बर्ड के तो देखिए 2 ही होते हैं, उनके विंग्स जो है वो रहते हैं और सामने 2 पैर होते हैं, है ना। तो कौन सा ऐसा बर्ड है जो अपने पैरों को यूज़ करता है। तो 17 का आंसर करिए आप लोग। स्पैरो, हमिंग बर्ड, क्रो एंड ईगल, कौन सा आंसर होगा। आंसर करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैज़ अ फीट फॉर कैचिंग द प्रे। शाहीन जी का आंसर आ गया है डी। ओके, और स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आ रहा है, आंसर करते रहिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा क्लास में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो। अवनी जी का है आंसर सी, क्रो।
प्रियंका जी का आंसर है डी, ईगल। ओके, 3 लोगों ने आंसर किया है। किशोर जी का आंसर है बी, हमिंग बर्ड। ओके, आगे और देखते हैं और किनका किनका आंसर आता है। अवनी जी ने अपना आंसर करेक्ट किया है और सी से चेंज करके डी किया है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर होगा डी, ईगल। देखिए, ईगल जो है ये एक ईगल हो गए आपके, फिर आपका जो वल्चर हो गए, इस तरह के जो हैं बर्ड्स जो हैं ये क्या करते हैं, अपने प्रे को पकड़ने के लिए अपने पंजों का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। इनके काफ़ी हुक्ड रहते हैं, जो चोंच भी रहती है, इनकी बीक रहती है, वो भी हुक्ड रहती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इस तरह के जानवर होते हैं, शिकारी जानवर जो होते हैं, पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो चोंच होती है, बीक होती है, वो हुक्ड होती है, मुड़ी हुई सी रहती है। और उनके जो पंजे होते हैं ये भी बाकी चिड़ियों की तुलना में थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये पंजों से ही शिकार को धर दबोचती है, पकड़ लेती है, और इनके हाथ से जल्दी कोई छूटता नहीं है। इवन ये उड़ती उड़ती जाती हैं और पानी से भी कई बार मछलियों को उड़ते हुए ही पकड़ के ले जाती हैं, इतना इनकी पकड़ मजबूत होती है। तो ईगल हो गया, चील हो गया। वैसे हिंदी में जो है ईगल का आपका हो जाएगा, चील का तो काइट होता है ना। तो वल्चर जो हो गया गिद्ध होता है, ईगल जो हो गया आपका गरुड़ के लिए कहा जाता है। तो ये जो हो गए आपके बाज जिसको कहा जाता है ईगल, ठीक है। तो ये बाज, चील और आपका जिस इस तरह के जो भी एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, अपने पंजों से ही शिकार को पकड़ लेते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल इज इनकरेक्ट। इसको बड़े ध्यान से देखिए कि ये करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। इनकरेक्ट, जो इसमें इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। 18 का आंसर करिए। जानवरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। ये 18 है आपका। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। अवनी जी का आंसर आ गया है डी। विच वन, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल इज इनकरेक्ट। प्रियंका जी का 18 का है सी, थर्ड नंबर, यस। और किसी का आंसर अभी नहीं आया है, जल्दी आंसर करिए, अच्छे से पढ़िए और आंसर करिए। मैं एक बार पढ़ देती हूँ इसमें जो ऑप्शंस हैं। स्नेक आर डेफ एंड डू नॉट हैव लेग्स। सेकेंड वन इज whale and dolphin locate their food through echo, और food through echo. Frog and toad live only in water. Reptiles can crawl. विजय जी का आंसर आया है 18 का सी, थर्ड नंबर है। अवनी जी का सी है और प्रियंका जी का, शाहीन जी का सी। तो अब सभी ने सी कहा है, तो फिर सी बिल्कुल सही है। फ्रॉग और टोड जो होते हैं वो केवल पानी में रहते हैं, ये गलत है, क्योंकि वो कैसे होते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी। एम्फीबियंस होते हैं वो, उभयचर जिसको हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है एम्फीबियंस। ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एनिमल हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्पेशली, बड़े ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एनिमल्स हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं का हृदय 2 कक्षीय होता है। इसमें आप 19 करके जरूर लिखेंगे, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा दिस इज आंसर ऑफ 19 लिखेंगे और फिर उसके सामने ABC या 1 2 जो आपको लिखना सही लगता है आप लिख सकते हैं। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर करना है।
हाँ, टोड मतलब जो हाँ बच्चा होता है, मेंढक के बच्चे जो होते हैं। हाँ, प्रियंका जी ने पूछा है टोड के मेंढक के बेबी होता है ना। हाँ, टोड जो है मेंढक का बेबी होता है। यस। 2 एक मिनट, चेम्बर्ड हार्ट, किशोर जी का आंसर है डी, स्तनधारी। अ, शाहीन जी का डी। और किसी को पता है? देखिए, टू चेम्बर, कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आई थिंक इसमें। तो ये देखिए, चेम्बर होता है हार्ट का। जैसे हम हैं, हम मैमल्स हो गए, जितने भी स्तनधारी हैं हम हो गए मैमल्स। इसको मैं एक बार आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जो आप लोगों का दूर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम ह्यूमंस हैं, सबसे पहले हम अपने लिए समझ लेते हैं कि हमारे जो हैं 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट की। 4 कक्षीय हमारा हार्ट होता है, ठीक है। 2 होते हैं हमारे रक्त को जो है बॉडी तक, हमारे ब्लड को सर्कुलेट करती है, और 2 जो है वापस लेकर के आती है। 2 अपर चेम्बर्स होते हैं हमारे और 2 लोअर चेम्बर्स होते हैं जो हम ह्यूमंस होते हैं। इसको याद कर लीजिए, आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। जो ह्यूमंस हैं और मैमल्स हैं, और इनमें बर्ड्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स और ह्यूमंस और मैमल्स, अलग अलग जो मैमल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो अंडे के रूप में जन्म नहीं देते, लेकिन इसमें बर्ड्स शामिल हैं जिनके 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स जितने होते हैं उनके 3 हार्ट चैम्बर्स होते हैं। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, ये आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के जो होते हैं वो 3 होते हैं हार्ट चैम्बर्स, और फिश जो होती हैं उनके 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताया हुआ है। आप मेरी एनिमल वाली जो वीडियो है उसको देखेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 कक्षीय पूछा जा रहा है। तो हम जो हैं स्तनधारी में आते हैं, तो हमारे 2 कक्षीय नहीं हो सकते, हमारे 4 कक्षीय होंगे। तो इसमें जो फिशेज है ना, मछलियाँ, वो इसका राइट आंसर होगा। ये फिशेज होंगी जो जिनका जो हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो एक बार कंफर्म आप लोग कर लीजिए, फिश के 2 चैम्बर्स होते हैं, रेप्टाइल्स के 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ह्यूमंस एंड बर्ड्स जो मैमल्स होते हैं उनके 4 चैम्बर्स होते हैं। इसको बिल्कुल क्लियर आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें गलती मत करिए, अभी भी कुछ लोग बी डी लिख रहे हैं, बट राइट आंसर इज सी, ठीक है। इसको कहीं आप लोग नोट डाउन करिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, फिश के 2 हार्ट चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल्स के 3, और ह्यूमन, मैमल एंड बर्ड इसमें आ जाते हैं, भले वो अंडे देते हैं फिर भी इनके 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। इन जो हम ह्यूमंस हैं 2 अपर 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, क्या है, हाँ इसका हो गया ना। हाँ, इसका सी है आंसर, प्रियंका जी ने सही लिखा है, ठीक है ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्रेंशिएट प्लांट फ्रॉम एनिमल, डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है, निम्नलिखित में से कौन पौधों को जानवरों से अलग करता है। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो पौधों में अलग और जानवरों में अलग होती है, ये आपको आंसर करना है। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, और क्लोरोफिल, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। इसको भी ध्यान से देखिए कि इसको आप खुद समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या चीज़ होती हैं। इसमें एक बहुत बेसिक चीज़ लिखा है जो सिर्फ पौधों में ही होती है, मैंने स्पेशली बताया था कि एक पिगमेंट पाया जाता है, इसका मैं आप लोग को हिंट कर रही हूँ। आशिया जी, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आज फर्स्ट टाइम आपने आंसर किया है, और आशिया जी ने आंसर किया है 3rd को, ओके। श्वसन और प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल, रिक्तिका, केंद्रक, कोशिका झिल्ली। अवनी जी का आंसर है 3, किशोर जी का है ए, नेचुरल ब्यूटी, ओके, 20 का 3, आशिया जी का
लिखा है यस लिखे हैं आशिया जी, आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हैं, तो हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा आशिया जी, उसमें ज्वाइन करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और जो पुराने वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो आप जैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, पुरानी वीडियोस आपको सारी मिल जाएगी ईवीएस की, ओके। शाहीन जी ने किया है बी, तो इसका राइट आंसर जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। राइट आंसर जो है ये है क्लोरोफिल और वैक्यूल। देखिए मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल जो है वो कब होता है, जब हम क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है एक पौधे में, है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इन प्लांट। क्या क्या चीज़ें होती हैं उस टाइम पे, सनलाइट होता है, एयर होता है, वाटर होता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है। कौन, एक प्लांट। किसके थ्रू बनाता है, लीफ के थ्रू बनाता है। लीफ का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, और ग्रीन किस पिगमेंट के कारण होता है, दैट इज क्लोरोफिल। तो देखिए क्लोरोफिल जो है वो हम जानवरों में या इंसानों में नहीं होगा, वो सिर्फ किस में पाया जाएगा, आपका पेड़ पौधों में पाया जाएगा, प्लांट्स में पाया जाएगा। आशिया जी, टेलीग्राम का जो लिंक है, आप अभी मेरी वीडियो देख रही होंगी तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको ऊपर में ही लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, अभी भी आप तुरंत जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और पुरानी सारी वीडियोस आप आराम से देख पाएंगी, ओके। तो इसका आंसर क्लोरोफिल होगा, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो सिर्फ किस में होता है, पत्तों में होता है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसके कारण ही पत्तों का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं 21 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट ट्रू अबाउट द फंक्शन ऑफ लीफ। ये देखिए, ये भी बड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपको बताना है कौन सा गलत है। इसमें आप नंबर शो करेंगे, इसमें आप नंबर शो करेंगे 21, देन यू गिव योर आंसर, ठीक है। आप 21 लिखेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट ट्रू अबाउट द फंक्शन ऑफ लीफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पत्तियों के कार्यों के बारे में सही नहीं है। तो इसमें आप लोगों को चुनना है। ये भी बहुत इजी है, इसमें भी आपको हिंट मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा। इसमें भी बहुत आसान है इसका आंसर। आशिया जी का आंसर है नंबर 2, लीव हैव टाइनी पाइप्स टू कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और किसी का आंसर अभी तक नहीं आया। प्रियंका जी का है ए, लीव कैन स्टोर वाटर एंड फूड। और किसी को आंसर पता है, आप ट्राई कर सकते हैं, गलत होगा तो कोई ऐसा है नहीं कि आपको पेनल्टी लग जाएगी आपने गलत आंसर किया तो। शाहीन जी ने ए लिखा है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कौन सा जो है वो राइट नहीं है अबाउट लीव, पत्तियों के लिए ये सही नहीं है। फर्स्ट वन इज लीव कैन स्टोर वाटर एंड फूड, पत्ते पानी और भोजन को स्टोर कर सकते हैं। लीव्स हैव टाइनी पाइप्स टू कैरी वाटर न्यूट्रिएंट्स, पत्तियों में पानी और पोषक तत्वों को ले जाने के लिए छोटे छोटे पाइप्स होते हैं। थर्ड वन इज लीव्स ऑफ सम प्लांट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, कुछ पौधों की पत्तियां प्रजनन में सहायता करती हैं। और लास्ट वन इज लीव्स डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल रहित पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती हैं। तो इसका आंसर जो है नेचुरल ब्यूटी 21 का 4 और अवनी जी का 3rd। तो इसका आंसर होगा आपका 4th, इसका आंसर है राइट। बड़े ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है, आपको आंसर दिखाई देते हुए भी नहीं दिख रहा है। देखिए लास्ट में क्या लिखा है, लीव्स डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल मेक
फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल रहित पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। आप बताइए कि क्लोरोफिल रहित पत्तियां हैं, भोजन कैसे बनाएंगी? भोजन बनाती हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है उसमें, तभी तो वो पत्ते ग्रीन होते हैं। और पत्तों में भोजन पानी को वो स्टोर करके भी रखते हैं, धीरे धीरे वो पूरे पहुंचाते हैं। तो स्टोर करने की ताकत उनमें होती है, क्योंकि जब वो खाना बनाते हैं तो कुछ स्टोर करके भी रखते हैं वहाँ पे, और धीरे धीरे पूरे पौधे में पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट वन इज राइट। सेकेंड है पत्तियों में पानी और पोषक तत्वों को ले जाने के लिए पाइप्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं, तभी तो वो सारी चीज़ों को ले करके जो जड़ से पानी खींचता है वो ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है उन पाइप के द्वारा। और कुछ पौधों की पत्तियां प्रजनन में सहायता करती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे एक फर्न का पौधा होता है जिसमें कि पत्तों के पीछे छोटे छोटे बीज की तरह चिपके होते हैं, एक्चुअली उनको बीजाणु कहा जाता है। तो वो जो हैं वो कभी स्प्रेड हो जाते हैं तो उनसे भी पौधे निकल आते हैं। उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, वो डायरेक्ट कहीं गिरते हैं तो उनसे पौधे निकल आते हैं। वो किसी फूल या फल के थ्रू बीज नहीं बनते हैं। कुछ कुछ पौधों में उस तरह के बीज होते हैं जिनसे पौधे निकल आते हैं। फिर मैंने आपको एक पत्ती दिखाई भी थी, उसका नाम था ब्रायोफेलियम। तो ब्रायोफेलियम की जो पत्ती थी, पत्तियों में से भी पौधे उग रहे थे। तो कुछ पौधों की पत्तियां जो हैं वो भी प्रजनन में सहायता करती हैं। तो लास्ट वन इसका राइट होगा कि क्लोरोफिल रहित पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। बिल्कुल ये सही नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इवेपोरेट्स वाटर? ध्यान से इसको भी देखिएगा। हाँ, प्रियंका जी का जो आंसर है वो भी सही है। देखिए, आप कहीं गलत नहीं हैं। जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो भी स्टोर करके रखती हैं, बिल्कुल राइट है। फाइब्रस रूट जो है वो स्टोर करके रखती हैं। कई पौधों के स्टेम्स भी स्टोर करके रखते हैं। और पत्तियां जब खाना बनाती हैं तो पत्तियां भी, ऐसा नहीं होता है कि वो बनाती हैं तो तुरंत उसको मतलब ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। कुछ समय के लिए वो वहाँ पे स्टोर होते हैं, उतनी स्पेस होती है कि वहाँ स्टोर वो कुछ रह सकें। और धीरे धीरे जैसे जैसे खाना बनते जाता है वो ट्रांसपोर्ट करती जाती हैं। हाँ, तो ये फर्स्ट का आपका 22 का आंसर आ गया है। नंबर 1 आशिया जी ने पार्टिसिपेट किया है। प्रियंका जी सेकंड कह रही हैं फ्रूट, ओके, सॉरी डी कह रही हैं, सेकंड 22 का डी कह रही हैं रूट। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इवेपोरेट वाटर? इवेपोरेट करना है मतलब वाष्पीकरण। और नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, ओके, आपका नाम क्या है बता सकती हैं? नेचुरल ब्यूटी आपने लिखा है, नाम आपका नहीं शो हो रहा है इसमें। 22 का 4th नंबर इन्होंने लिखा है। शाहीन जी का 4th है। दीक्षा जी एक न्यू हमारे साथ जुड़ी हैं आज। 4 रूट्स, तो इसमें ज़्यादातर लोगों ने रूट्स लिखा है। सिर्फ एक हैं आशिया जी जिन्होंने फर्स्ट आंसर किया है स्टोमेटा या रंध्र। और किसी को आंसर पता है तो वो कर सकते हैं। अवनी जी ने लिखा है 4th रूट। तो रूट जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रूट इसलिए नहीं होगा क्योंकि रूट जो है वो सकिंग का काम करता है, एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सोखने का काम करता है। ज़मीन में जो पानी होता है उसको सोखने का काम सबसे पहले जड़ करता है, तो वो वाष्पीकरण का काम नहीं करेगा। इसको ध्यान रखिए, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होता है वो पार्ट, वो ज़मीन के ऊपर नहीं होता है पार्ट। तो रूट किसी भी तरह से राइट आंसर नहीं हो सकता है। ओके, गुरप्रीत जी, नेचुरल ब्यूटी गुरप्रीत जी हैं, ओके, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो 4th वन जो है आंसर नहीं होगा इसका रूट, क्योंकि रूट जो है वो पानी को मिट्टी से सोखने का काम करता है और वो ज़मीन के अंदर होता है पार्ट, इसलिए वहाँ से वाष्पीकरण नहीं हो सकता। तो 4th तो किसी भी हाल में नहीं होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है 22 का वो होगा फर्स्ट स्टोमेटा। इसका जो आंसर आपका होगा 22 का आंसर दैट इज स्टोमेटा, मतलब रंध्र। रंध्र में आप लोगों को बताऊं कि क्या होता है। देखिए, जैसे हमारी बॉडी है, हम जब कभी बहुत हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी से क्या निकलने लगता है? पसीना निकलने लगता है। उसी तरह से जो पौधे होते हैं उनके पत्तों में स्टोमेटा होता है।
छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहा जाता है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे। और जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में स्किन में पोर्स होते हैं, वहाँ से हमें पसीना निकलता है। उसी तरह से जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण वहाँ से हो जाता है। तो इसलिए उसको कहा जाता है रंध्र या स्टोमेटा। जो हमारे बॉडी में जो होते हैं उनको रोम छिद्र कहा जाता है, वहाँ से पसीना निकलता है जिसको हम पोर्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है रोम छिद्र। और जो स्टोमेटा है जिसको हिंदी में रंध्र कहा जाता है, ये पौधों के पत्तों में पाया जाने वाला छोटे छोटे छेद वाला हिस्सा होता है जहाँ से पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस इट कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस होता है, ये मैंने आप लोगों को प्रोसेस भी पिक्चर के थ्रू पूरा समझाया था। पिक्चर के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो रिप्रोडक्शन का काम है वो कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस से होता है, इवेपोरेशन से होता है, कंडेंसेशन से होता है, या पॉलिनेशन से होता है। इसका आंसर आई थिंक आप सबको देना चाहिए, बहुत इजी है, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था आप लोगों को। 23 का आंसर करिए। आशिया जी का आंसर आ गया है नंबर 4, दीक्षा जी का आया है नंबर 3। जिनको नहीं भी आता है वो ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और साथ साथ आप आंसर कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को ये सारा कुछ वीडियो में मिल ही जाएगा, और आप लोगों को जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें ये सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी नोट्स में। नोट्स जब आप लोगों को अवेलेबल होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के रूप में मिल ही जाएंगी। बट आप साथ साथ अगर कुछ चीज़ें नोट करना चाहते हैं जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगती हैं तो वो आप ज़रूर नोट करिए। विजय जी का आया है 4th, अभी तक 3 लोगों ने किया है आंसर। आशिया जी का 4 है, दीक्षा जी का 3rd है, विजय जी का 4th है। और जिनको आता है आंसर ज़रूर करिए, कोई बात नहीं अगर आपसे गलत आंसर होता है तो। मैंने कहा कि मैं जब आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ तो मैं आंसर नहीं देखती हूँ, पहले मैं खुद आंसर करती हूँ, और कई बार मैं भी गलत होती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही मैं सही होती हूँ, कई बार मैं गलत भी होती हूँ, तो गलती किसी से भी हो सकती है। किशोर जी का आंसर है बी, गुरप्रीत जी का आंसर आ गया 4th, अवनी जी का है 4th, तो जिन्होंने भी 4th को आंसर किया है दैट इज़ राइट। पॉलिनेशन आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर एक वीडियो में बताया है, जो मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखी है, जो प्लांट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है उसमें आप देखेंगे तो आपको पॉलिनेशन किस तरह से होता है वो पूरा प्रोसेस डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो गया पॉलिनेशन या परागण। ये फूल में होता है, जो फूल खिलते हैं उसमें ये परागण होता है, और परागण अगर प्रॉपरली हो जाता है तो फिर आपका फल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इन पिचर प्लांट द पिचर इज मेड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ। मैंने इसका आंसर आप लोगों को बताया था उस टाइम पे, और उस टाइम पे भी ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने किया था। एक घड़े के पौधे का मतलब घटपर्णी पौधे का जो घड़ा है वो किस चीज़ का होता है, मतलब क्या होता है, पौधे का कौन सा पार्ट होता है। घटपर्णी हिंदी में कहा जाता है, पिचर प्लांट इंग्लिश में कहा जाता है, और नेपेंथस प्लांट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके 2 नाम हैं, एक बार मैं आप लोग को फिर से रिपीट करा देती हूँ कि नेपेंथस प्लांट भी कहा जाता है, पिचर प्लांट भी कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसका नाम होता है घटपर्णी। तो 24th का आंसर आ रहा है आशिया जी का है नंबर 1, करू राना जी का आंसर है 3rd, विजय जी का आंसर है 1, और थोड़ी देर देख लेते हैं किनका किनका आंसर आ जाता है।
जिन्होंने भी ये वीडियो देखी होगी मेरी लास्ट जो मैंने बनाई थी प्लांट के ऊपर, उसमें मैंने स्पेशली ये उस टाइम पे भी पूछा था, तो वो जो बच्चों ने अटेंड किया होगा उनको ज़रूर याद होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, तो मैंने इसलिए स्पेशली आपको बताया था कि ये ज़रूर करके जाइएगा इस टॉपिक को। देखिए, घट पर्णी मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि घट का मतलब होता है घड़ा, पर्णी का मतलब होता है पत्ते, पर्ण, पर्ण मतलब होते हैं पत्ते। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज, हाँ अवनी जी का भी आंसर आ गया, राइट आंसर है अवनी जी आपका भी, लीफ इसका जो है राइट आंसर है पत्ते। ठीक है, ये पत्ते का एक मॉडिफाई स्वरूप होता है, एक मतलब एक पत्ता जो है उस तरह से बन जाता है मटके की शेप का, और उसके अंदर क्या होता है, एक लिड सी लगी होती है, एक ढक्कन जैसे लगा होता है, और उसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है इस पौधे में जब इसके लीफ जो है इस तरह से बन के मटके की शेप में आ जाते हैं। और हाँ हमने किया था मैम, कुछ लोग स्टूडेंट्स का आ रहा है, तो प्रियंका जी के लिए फर्स्ट और फोर्थ पजल हो गया है। अच्छा, फर्स्ट एंड फोर्थ, लीफ और फ्लावर, हाँ फ्लावर में कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि ये जो शेप इसका है ना, थोड़ा सा हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एक फ्लावर है, लेकिन आप इसमें ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो इसका हिंदी नाम है घटपर्णी, पर्ण का मतलब पत्ता, ऐसे आप याद रखिएगा। और मैंने एक और बताया था आपको प्लांट के बारे में इसमें कि वो भी पत्ते का ही टाइप है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, इन पौधों में जो है नाइट्रोजन की कुछ कमी हो जाती है, जिसके कारण इनको कंप्लीट नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। इसलिए ये क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, छोटे साइज वाले, और इनको खा के ये क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन की जो कमी है उसको दूर करते हैं। मेन रीज़न ये होता है। और ज़्यादातर ये पौधे जो हैं मेघालय में पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के कौन से स्टेट में ये पाया जाता है मोस्टली, तो ये मेघालय में पाया जाता है। और ये एक लीफ होता है जो कि बहुत ही स्टिकी होता है, खुशबूदार होता है। इसके कारण क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ और उस पर जा कर के बैठते हैं, और वहाँ पे कुछ स्लिपरी सा लगा हुआ होता है सब्सटेंस, जिसके कारण वो फिसल के अंदर चले जाते हैं, और अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो उसको खा लेते हैं और पचा लेते हैं। इस तरह से पौधे की जो नाइट्रोजन की कमी है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन कुनैन इज़ प्रोवाइडेड बाय, मेडिसिन होता है कुनैन, आपने नाम सुना होगा, जो कहाँ से हमें मिलता है, यूकेलिप्टस के पौधे से, मतलब नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, सिनकोना के पौधे से, या एक्वेटिक जलीय पौधों से। आंसर करिए 25 का। ट्वेंटी फाइव का सभी को आंसर करना है। किशोर जी का आंसर आ गया यूकेलिप्टस। ये मेडिसिन जो है कुनैन नाम से जानी जाती है। ये कौन से पौधे से हमें मिलती है, ये नीलगिरी के पौधे से मिलती है या पेड़ से मिलती है, एकोनाइट के पौधे से, सिनकोना या जलीय एक्वेटिक। प्रियंका जी ने लिखा है ए, मतलब यूकेलिप्टस लिखा है। अवनी जी ने लिखा है ए मीन्स 1 यूकेलिप्टस। और देखिए किनको किनको आंसर आता है। विजय जी ने भी लिखा है ए। कोरू राणा जो है उन्होंने लिखा है सिनकोना, मतलब 3rd नंबर। अवनी जी ने लिखा है 1 नंबर यूकेलिप्टस। और बताइए और किसको आंसर आता है। ट्राई तो ज़रूर करिए, गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आप लोगों को बताया, ज़रूर ट्राई करिए। आपको ये जो आप इसमें मतलब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको याद रहेगा आंसर। गांधी जी के टाइम पे इसकी, अच्छा ओके, ये बड़ी अच्छी नई चीज़, देखिए आप लोगों से भी मुझे सीखने मिलता है बहुत चीज़ें। तो प्रियंका जी ने बताया है कि जो गांधी जी हैं उनके टाइम पर सबसे पहले इस दवा की रिसर्च हुई थी। मुझे भी नहीं पता था ये, आज मुझे मालूम चल रहा है। नाइस इन्फॉर्मेशन।
इस तरह से आप लोगों के पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो बिल्कुल ज़रूर शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। बट ये ख्याल रखिए कि इन्फॉर्मेशन राइट होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, थैंक यू प्रियंका जी। ऐसे जब क्योंकि देखिए आप लोग अभी टीचर ही बनने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट आप लोग टीचर हैं ही, बस ये एग्ज़ाम पास करना होता है। तो शाहीन जी ने लिखा है सी सिनकोना। तो आप लोगों से भी देखिए मैं हर दिन कुछ ना कुछ तो सीखती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही लोग मुझसे सीखेंगे। तो हमेशा अपना जो एक्सपीरियंस होता है या अपनी नॉलेज होती है वो शेयरिंग तो करनी ही चाहिए, ताकि आपके नॉलेज के थ्रू और लोगों को भी नॉलेज मिले। दैट इज़ ग्रेट थिंग। आप क्योंकि टीचर हैं तो ज़रूर ये शेयरिंग करिए, आपको कुछ नई चीज़ें पता है तो। किशोर जी का आंसर आया है डी एक्वेटिक प्लांट। तो अब आंसर मैं बता देती हूँ कि इसमें जो करू राणा जी हैं उनका आंसर सही था, सिनकोना। और शाहीन जी ने भी आंसर किया था सी। तो इसका आंसर जो है वो है सिनकोना प्लांट, जिसके अच्छा ये तो सिनकोना प्लांट तो आपने बता दिया। चलिए इसके अंदर एक क्वेश्चन और मैं कर लेती हूँ। ये सिनकोना प्लांट से तो मिलता है, लेकिन ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, कौन से हिस्से से ये दवाई बनाई जाती है, ये आपको बताना है। ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये प्लांट के कौन से पार्ट से दवाई बनाई जाती है। जैसे पत्ते हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी पार्ट, इसकी डालियाँ, जड़, कुछ भी हो सकता है। तो ये किस पार्ट से बनाया जा सकता है, किसी को पता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि ये भी एक पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए। सिनकोना प्लांट के किस पार्ट से ये मेडिसिन बनाई जाती है? ओके, कोई बात नहीं, पता नहीं है तो कोई बात नहीं है। जिन्हें पता है वो ट्राई कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है अगर आपको नहीं मालूम है तो। करू राणा जी ने लिखा है तना, काफ़ी नज़दीक पहुंच गई हैं करू राणा जी आप। उसके डाल से शाहीन जी ने लिखा है। आप लोग काफ़ी नज़दीक हैं, राइट आंसर के काफ़ी नज़दीक हैं आप लोग। थोड़ा सा और सोचिए, कुछ है ऐसा। कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ट्राई तो करना ही चाहिए। और किसी को ट्राई करना है ज़रूर कर सकते हैं, बताइए। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और ज़्यादा क्रिएट नहीं करते हैं, अब प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, विजय जी का आंसर आ गया छाल से, और अरविंद जी ने लिखा है फूल। हाँ, तो इसका राइट आंसर जो है छाल, मतलब उसकी जो ऊपर की जो कवरिंग होगी, तने के ऊपर एक छाल चढ़ी होती है, बार्क जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो बार्क जो होता है उससे बनाया जाता है। जैसे दालचीनी हम खाते हैं तो वो दालचीनी के जो पेड़ होते हैं उनकी छाल होती है, उनका बार्क होता है। सिनकोना के पौधे का, पेड़ का जो तना होता है उसमें जो छिलके होते हैं, बार्क होता है, उसको कलेक्ट करके और फिर उससे ये दवाई बनाई जाती है। तो ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बार्क, बार्क मतलब छाल, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा छाल। ओके, गुरप्रीत जी क्वेश्चन कर रही हैं कि मैम पीपल एंड एनवायरनमेंट फॉर यूजीसी नेट, क्या इसकी क्लास भी होती है? देखिए नेट की क्लासेस होती हैं, आप फिलअप फॉर्म अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें आपको नेट की क्लासेस भी शो होंगी। तो आप उसमें जाइए और वहाँ जो क्लासेस चलती हैं लाइव, वहाँ आप टीचर से सारी क्वेरीज कर सकते हैं। कुछ लाइव क्लासेस चलती हैं, आई थिंक 9 o'clock भी हैं क्लासेस, और भी टाइम पर हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो नेट की क्लासेस आपको लाइव भी शो करेंगी। उस क्लासेस में आप जाके वहाँ की जो टीचर्स हैं उनसे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके,
हाँ, प्रियंका जी को याद आ गया पिछला जो पढ़ा था कि ये छाल से बनती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सीरियल्स, शुगर, फैट, ऑयल्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ। अनाज, चीनी, वसा, तेल आदि उदाहरण हैं किस टाइप के फूड के, किस तरह के। मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिखाया था जब फूड वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड, तीन तरह के मैंने बताए थे आप लोगों को। तो यहाँ वो तीन के अलावा एक और है रेगुलेटरी फूड, मतलब नॉर्मल नियामक खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा टाइप में ये आएगा? अनाज, चीनी, वसा और तेल। अरविंद जी, ये मोस्टली आपकी सीटेट जो है उसके लिए तैयारी हो रही है। सीटेट क्यों, किसी भी तरह का अगर आप एच टेट है या अन्य कोई भी आप टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। तो मैंने आप लोगों से ये कहा है कि जिनको नेट का पता करना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नेट की जो क्लासेस होती हैं वहाँ से आप अपनी क्वेरीज पूरी कर लेंगे। ठीक है, वहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं। तो किशोर पवार जी ने लिखा है सी, रेगुलेटरी फूड। ओके, और बाकी लोगों का आंसर अभी आया नहीं, बाकी लोग भी आंसर करिए। एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, रेगुलेटरी फूड, प्रोटेक्टिव फूड। किशोर जी ने लिखा है सी। प्रियंका जी ने लिखा है सी, रेगुलेटरी फूड। और करू जी ने लिखा है बॉडी बिल्डिंग फूड। तीन लोगों का आंसर आया अभी तक और बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? शाहीन जी का आंसर है सी, रेगुलेटरी फूड। और ट्राई करिए, जिनको आता है क्लासेस कोशिश करिए ट्राई करने की। हाँ प्रियंका जी, ये आप क्या है कि सब्सक्राइब करेंगे ना चैनल को, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लें, तो जिससे कि पता चल जाएगा कि कब है नेट की ना, नेट का फिर इसमें हमारा टाइम ख़राब होता है, हम नेट के बारे में बताएंगे। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके देखिए लाइव क्लासेस, जिनको भी क्वेरी है आप रिलेटेड टू टेट यहाँ पे पूछिए, और बाकी जिनको प्रॉब्लम है वो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब शो कर देगा। हाँ जी, तो सीरियल्स, शुगर, फैट, ऑयल, इसमें आंसर कुछ लोगों ने सी लिखा है। किशोर जी ने, प्रियंका जी ने, करू जी ने बॉडी बिल्डिंग मतलब बी नंबर लिखा है, और शाहीन जी ने सी, रेगुलेटरी फूड लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि राइट आंसर है एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि अनाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। चीनी जो हो गया आपका, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है। वसा या तेल जो है उसमें आपके जो फैट है उसका मात्रा ज़्यादा होता है, जो आपको स्टोर्ड एनर्जी देता है। कुछ एनर्जी आपको ऐसे वर्क करने के लिए देगा और कुछ स्टोर्ड देगा। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं एनर्जी ही दे रही हैं आपको। बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी होगा। यहाँ प्रोटीन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, प्रोटीन रिलेटेड कोई भी चीज़ों का यहाँ नाम नहीं लिया गया है। रेगुलेटरी फूड में आपका वेजिटेबल्स मिसिंग है, इसमें वेजिटेबल नहीं है, इसमें दाल नहीं है, जिसके कारण से ये रेगुलेटरी फूड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग भी ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्रोटीन मिसिंग है। रेगुलेटरी फूड जो है वो भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन भी मिसिंग है, आपके वेजिटेबल्स भी मिसिंग है, मतलब विटामिन भी नहीं है इसमें। और प्रोटेक्टिव फूड तो हो नहीं सकता, मैंने पहले ही आपको बताया ना, इसमें हरी सब्जियां इसमें है नहीं, तो प्रोटेक्टिव फूड भी ये नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारा इस तरह का जो खान पान होगा ये हमको सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि अनाज में भी कार्बोहाइड्रेट है, चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट है, और जो आपका वसा है मतलब फैट जो है उसमें भी आपको एनर्जी ही देगा, वो कुछ स्टोर्ड देगा और कुछ आपके वर्किंग के लिए देगा। तो हर तरह से हम देखते हैं तो दैट इज एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड या एनर्जी गिविंग फूड हम कह सकते हैं इसको। तो राइट आंसर इज एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज
करने वाले आपके सामने वहाँ आएंगे। नेक्स्ट वन इज फूड परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी। फूड जो है हमारी बॉडी में ये डिफरेंट तरह के काम को करता है। मैंने फूड का काम भी आप लोगों को पढ़ाया है, एक दिन एक अलग से उसकी टॉपिक रखी थी, वो पढ़ाया है। जो फूड वाले उसमें जब टॉपिक चल रहा था हमारा, उसमें हमने पढ़ा है। तो yield energy required by body to carry on the life process or does not build up new cell for growth, fail to repair worn out or damaged tissues, helps eliminate waste matter from the body। तो भोजन का कार्य क्या होता है ये आप सभी को बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। किशोर जी का आंसर है डी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है, हेल्प एलिमिनेट वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी। और लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, आंसर करिए। हाँ, इसके जो पॉइंट्स है थोड़े लंबे लंबे हैं, टाइम लग रहा होगा पढ़ने में। फूड परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी। भोजन हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करता है। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई? ट्राई करिए। शरीर द्वारा जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा अर्जित करता है, वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करता है, खराब हो चुके या क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने में विफल रहता है, और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को खत्म करने में मदद करता है। हाँ, किशोर जी का डी था, प्रियंका जी, करू जी और शाहीन जी, अवनी जी, सबका आंसर ए है। तो भाई अब आप सब ने, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने कह दिया है कि भाई ए आंसर होगा, तो आंसर इज ए। आंसर क्या हो गया हमारा? ए होना ही है, क्योंकि हमारे शरीर की जो विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं हैं उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, मैंने सबसे पहला काम यही बताया था कि भोजन हमारे शरीर में एनर्जी देता है। हम जो भी खाते हैं सबसे पहले वो हमको एनर्जी देगा। सेकंड पॉइंट देखिए कितना रॉन्ग है कि वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करता। क्यों नहीं करेगा भाई? वो तो निर्माण करेगा ना, कई सारे सेल्स का ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा ग्रोथ करके। उसके बाद खराब हो चुके क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने में विफल रहता है, मतलब डैमेज जो टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर नहीं करता है, ये नहीं कर पाता है। और अपशिष्ट पदार्थों को, जो वेस्ट मैटर होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following sentences is not correct regarding the causes of obesity? Obesity मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मोटापा। एक गोलू मोलू सा बच्चा भी था उसमें, आप लोगों को याद होगा, जो आपने पढ़ा होगा। मोटापे के कारणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ओवर ईटिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन बॉडी, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, फॉन्डनेस फॉर फूड फ्रूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट? इसको ध्यान दीजिएगा, करेक्ट नहीं है। रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, मोटापे के लिए ये सही नहीं है। ट्वेंटी 28 का आंसर करिएगा। ओवर ईटिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मतलब शरीर में वसा का संचय करना, ओवर ईटिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज मतलब अपर्याप्त व्यायाम, फॉन्डनेस ऑफ फ्रूट्स फलों का शौक। अवनी जी का आ गया ए, ओवर ईटिंग। नहीं, अवनी जी का 27 का आंसर है, सॉरी। हाँ, प्रियंका जी का है डी, फलों का शौक।
अवनी जी का है डी। मैंने 27 एक्चुअली पढ़ लिया था अवनी जी आपका। 28 का है डी। और जिनको पता है आंसर ज़रूर करेंगे। शाहीन जी का है ए। करू राणा जी का है ए। ओवर ईटिंग है, उसको ध्यान से पढ़िए, वो ओवर ईटिंग लिखा हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आप मोटे होंगे, ये राइट है। कॉज जो है ये दिया हुआ है कि जो सेंटेंस सही नहीं है उस पर आपको करेक्ट करना है। ओवर ईटिंग मतलब ज़्यादा खाना, तो ये किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिए इस चीज़ों पर। ए तो किसी भी हाल में सही नहीं होगा। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएंगे, एक्स्ट्रा डाइट लेंगे, उल्टी पुल्टी चीज़ें, तो ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा, ये राइट नहीं है। और शरीर में वसा का संचय अगर होने लगेगा, जमा होने लगेगा फैट, एक्स्ट्रा फैट आप लेंगे, ये भी आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल ओबेसिटी आपकी बढ़ जाएगी इससे भी। इनसफिशिएंट व्यायाम अगर आप करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं प्रॉपर, तो भी आपका बॉडी का वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी। तो इसमें जो गलत है वो क्या होगा, फलों का जिनको शौक है, जो बहुत फल खाते हैं, उनमें ओबेसिटी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज डी। इसमें आपको क्या बताना है कि मोटापे के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है। देखिए, मोटापे के लिए ओवर ईटिंग सही है, ज़्यादा खाने से, ओवर ईटिंग करने से मोटापा होगा, बिल्कुल सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ फैट अगर बॉडी में हो जाता है, ये भी सही है, मोटापा आ जाएगा। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज आप करेंगे तो भी मोटापा आएगा। लेकिन अगर आपको फलों का शौक है तो फिर क्या होगा, आपका आंसर इसमें यही होगा कि फलों का शौक जो आपकी ओबेसिटी के साथ बैलेंस नहीं करेगी, इससे फलों का शौक है तो आपका मोटापा कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है इसमें करेक्ट नहीं है ये सेंटेंस। नेक्स्ट हम 29 लेते हैं क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग अ बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट के लिए एक सेंटेंस है जो कि गलत है, कि बैलेंस डाइट के बारे में जो कहा जा रहा है वो गलत वाक्य कहा जा रहा है। तो पहला है, इट रिमेन्स कांस्टेंट विथ एज, ऑक्यूपेशन एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। यह आयु, व्यवसाय और स्वास्थ्य की स्थिति के साथ स्थिर रहता है। इट मीट्स द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। यह शरीर के पोषक आवश्यकता को पूरा करता है। इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फूड आइटम्स। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यह पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है 29 वाला, शाहीन जी? देखिए, संतुलित आहार के संबंध में ये वाक्य गलत हैं, ये आपको बताना है। देखिए, संतुलित मात्रा में अगर हम भोजन लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, तो सबसे नीचे वाले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी आंसर आ रहा है कुछ लोगों का। प्रियंका जी ने ए आंसर किया है, फिर मैं इसको एक बार डिस्क्राइब कर दूंगी आपके सामने। संतुलित आहार के संबंध में गलत वाक्य को पहचानना है आपको। एक बार मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा देती हूँ, थोड़ा सा इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके जो थोड़े समझ नहीं आते रहेंगे, इसको ध्यान से समझिए। मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देती हूँ क्वेश्चन। आपको संतुलित आहार के संबंध में गलत वाक्य को पहचानना है, जो संतुलित आहार के साथ सेट नहीं बैठ रही है। ठीक है, सेंटेंस गलत लग रहा है। देखिए, अगर आपने संतुलित भोजन लिया है, सबसे नीचे वाला पॉइंट पढ़ेंगे, यह पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप संतुलित भोजन लेंगे तो वह आपको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सी वाला मैं पढ़ रही हूँ। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। बिल्कुल है, संतुलित आहार अगर हम लेते हैं तो उसमें
विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। उसमें फल भी होंगे, सब्जियां भी होंगी, दाल भी होंगे, और प्रोटीन्स के हम लेंगे, फैट भी लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेंगे, सारी चीज़ ये भी सही है। बी आप देखिए, यह शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा करता है। बिल्कुल करता है। अगर हम अच्छा आहार ले रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, वो कंप्लीट करेगा, उसको पूरा करेगा। और ए जो है उसको आप ध्यान से देखिए, यह आयु, व्यवसाय और स्वास्थ्य की स्थिति के साथ स्थिर रहता है। मतलब किसी भी एज का है तो उसको वही खाना देना है, ऐसा नहीं होता है, ये चेंज होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एज के हिसाब से, आपके वर्किंग के हिसाब से, आप लोगों का जो खाने का जो थाली है वो भी चेंज होता है। मैंने आप लोगों को जिम का एग्जांपल दिया था। जो जिम करते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको ज़्यादातर प्रोटीन लेना पड़ता है, क्योंकि उनका वर्कआउट ज़्यादा होता है, ज़्यादा कैलोरीज खर्च होती है। तो जो फर्स्ट वाला है, ये ऑप्शन किसी भी तरह से सही नहीं है। हर आयु के हिसाब से उनका एक अलग थाली होगी। हर स्वास्थ्य, अलग अलग स्वास्थ्य के व्यक्तियों के लिए अलग थाली होगी। अगर कोई बीमार है तो उस वक्त उसकी एक अलग थाली होगी, कोई छोटा बच्चा है उसकी एक अलग थाली होगी, कोई वयस्क है उसकी अलग थाली होगी। तो वो उस तरह से संतुलित आहार आयु के साथ, व्यवसाय मतलब वो किस तरह के काम को कर रहा है, ये नहीं व्यवसाय में देखना है कि वो अमीर आदमी है तो क्या खाएगा। व्यवसाय का इसमें मतलब हो रहा है कि वो किस तरह के काम से जुड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा अगर वो फिज़िकल वर्क करता है तो उसको थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ेगा, या अगर वो मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहा है तो उसको अपने फैट थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैठे बैठे काम कर रहा है। और फ्रूट्स उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि वो बीमार ना पड़े। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको भी फ्रूट्स ज़्यादा देंगे, उसको जूस ज़्यादा दिया जाता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट वाला है वो आपका कहीं पे भी फिट नहीं बैठता है, क्योंकि ये स्थिर नहीं रहता है, ये हमेशा वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट वाला भी आपका थोड़ा क्वेश्चन जो है वो अजीब लगेगा, बट उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, क्योंकि इस तरह के दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। देखिए ध्यान से, इसको पहले मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आज ये हमारा लास्ट है। अ डॉक्टर टेल्स द फॉलोइंग टू द मदर ऑफ अ चाइल्ड। एक डॉक्टर के पास अगर एक माँ जाती है तो उसको एक डॉक्टर कुछ बातें बता रहा है। पहले हम वो बातें देखेंगे, ये पॉइंट्स जो हैं वो बातें हैं, कि मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। उसके बच्चे की हड्डियाँ नर्म हो गई हैं। ठीक है। सेकंड, डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। थर्ड जो है वो पॉइंट कह रहा है डॉक्टर, बच्चे के शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है। और फोर्थ चीज बोल रहा है वो कि दूध और उसके उत्पादों से कैल्शियम आता है। तो बच्चा डैश से पीड़ित हो सकता है, किस चीज़ से वो बच्चा जो है वो सफ़र कर रहा है। अब आपके जो ए बी सी और डी ऑप्शन हैं इसमें से आपको छांटने हैं। थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में, लग रहा है बहुत भरा भरा सा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो एक माँ जो है वो डॉक्टर के पास जा रही है, जहाँ डॉक्टर उसे कहते हैं कि आपके बच्चे की हड्डियाँ नर्म हो गई हैं, मतलब वो ताकत नहीं रही बच्चों की हड्डी में, बच्चे को विटामिन डी की कमी हो रही है, बच्चे को कैल्शियम फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स की कमी हो रही है, और दूध का उत्पाद जो है, दूध से बनी हुई चीज़ अगर आप उसको देंगे तो उसमें कैल्शियम मिलेगा। तो बच्चे को कौन सी बीमारी हो सकती है? एनीमिया उसको होगा, क्वाशिक्योर होगा, ग्वाइटर होगा, या रिकेट्स होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शंस जो हैं ए बी सी डी में से आपको एक छांटना है कि वो बच्चे को कौन सी बीमारी हो गई है जिसके बारे में डॉक्टर ने ये 4 पॉइंट्स बताए हैं। तो थोड़ा अजीब है क्वेश्चन, काफ़ी लंबा है। अवनी जी ने लिखा है रिकेट्स, डी। और प्रियंका जी ने लिखा है ए, एनीमिया। बस लास्ट है, फटाफट आंसर करिए, फिर हमारी क्लास आज ख़त्म हो जाएगी यहीं।
शाहीन जी का आंसर है डी, रिकेट्स। और टाइम काफ़ी हो चुका है हमारा, आज क्लास को थोड़ा जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। काफ़ी टाइम हो गया है, 1 घंटे होने को आ गए। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ऑफ हो जाएगा। ये लास्ट का मैं आंसर आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका राइट आंसर होगा डी, रिकेट्स, जो कि विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब चीज़ों की कमी से होती है। और बच्चों की हड्डियाँ जो हैं उसका शेप बिगड़ जाता है, वो नर्म हो जाती हैं, उतनी मजबूत वो नहीं रहती हैं, जिसके कारण से उनको क्या हो जाता है, रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। एनीमिया खून की कमी से होती है, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है आपको, और क्वाशिकोर जो होता है वो मतलब एक तरह से भूखमरी की कंडीशन जब हो जाती है, जब बच्चे को कुछ भी नहीं दिया जाता है खाने को, तब उसकी कंडीशन इस तरह की होती है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी उसको नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, कुछ भी उसकी बॉडी में नहीं होगा, तो क्वाशिक्योर हो जाता है, उसका पेट फूल जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी, ठीक है, रिकेट्स। तो आज जो है हमारा क्लास जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, और कल से हम जो है टॉपिक पे आ जाएंगे हमारे, और फिर जैसे ही टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, 2 टॉपिक्स कम से कम हम कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली प्रियंका जी, आज मैंने थोड़ी सी क्लास भी लेट से ही ओपन मैं कर पाई थी, क्योंकि हो नहीं पा रहा था, कई बार हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आज क्लास थोड़ी लेट से भी स्टार्ट हुई थी, इसलिए लेट तक चल रही है। तो आप लोग इसको ज़रूर घर पे ट्राई कर लेंगे, एक बार आप लोग रिवाइज़ कर लेंगे, अगर चाहें तो वीडियोस को फिर से देख सकते हैं और अपना रिवीजन चालू रख सकते हैं। और ये आप लोगों को कुछ दिन में पीडीएफ मिल जाएगा इसका, उसके लिए हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इसमें और एक्स्ट्रा एडिशन करके आपके लिए अच्छे नोट्स और पीडीएफ तैयार करें, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, आप लोगों को अच्छा मटेरियल मिलेगा जो आपको पढ़ने में मददगार होगा। तो जो आप पढ़ रहे हैं इसके अलावा मैं कुछ 2-3 चीज़ें और भी ऐड करूँगी, जो नोट्स में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में मिलेगा, जिससे आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। अवनी जी का थम्सअप भी आ गया। वेरी वेरी थैंक यू ऑल ऑफ़ यू कि आप पूरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लास्ट तक जुड़े रहते हैं मेरे साथ। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा तो थोड़ी सी और खुशी मिल जाएगी कि हमारा पढ़ाना, बोलना, आपसे बातें करना ये थोड़ा सफल हो जाता है, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगली क्लासेस के लिए कि हाँ, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग रेगुलर अटेंड करिए। तो कल हम मिलते हैं बिल्कुल 6 बजे, और क्लासेस हमारी रेगुलर हो रही हैं अभी, ज़रूर अटेंड करिए। और ऑल द बेस्ट टू योर एग्ज़ामिनेशन। आप लोग तैयारी करते रहिए और अच्छा होगा सब कुछ, बहुत अच्छे से तैयारी हमारी चलेगी, और जितना हम अधिक से अधिक तैयारी करेंगे उतने हमारे रिज़ल्ट भी क्या होंगे, अच्छे आएंगे। तो हमें अपनी तैयारी जो है उसको छोड़नी नहीं है। और फिर मिलेंगे हम कल शाम को, ठीक है। ओके, एंड बाय बाय ऑल।